तो आज हम बात करने वाले हैं मन्नू भंडारी की एक बहुत ही कमाल की कहानी त्रिशंकु के बारे में। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो कह सकते हैं कि अपने बनाए हुए आदर्शों और असलियत की दुनिया के बीच में कहीं फंस गया है। चलिए इसकी परतों को एक-एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत जानते हैं इसी एक लाइन से होती है। घर की चार दीवारी आदमी को सुरक्षा देती है, पर साथ ही उसे एक सीमा में बांधती भी है। और बस यही एक लाइन कहानी का पूरा सार, पूरा टेंशन सेट कर देती है। मतलब आजादी और बंधन के बीच की जो खींचतान है ना, वही इस घर की पहचान है। तो कहानी का सेंटर है नायिका तन्नू का घर। और ये कोई ऐसा वैसा आम घर नहीं है। कहानी में इसे कहा गया है बौद्धिकों का अखाड़ा। मतलब एक ऐसी जगह जहां उसके मम्मी पापा और उनके दोस्त हर वक्त बस प्रगतिशील मॉडर्न आइडियाज पर बहस करते रहते हैं। और बहस की टॉपिक वो भी जरा सुनिए। मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच की लड़ाई, शादी की संस्था कितनी खोखली है, फ्री लव और फ्री सेक्स में क्या अच्छाइयां हैं। मतलब सारे पुराने सामाजिक नियम कानूनों को सिरे से खारिज कर देना। यही वो बातें थीं जो उस घर में हर वक्त गूंजती रहती थीं। इससे पता चलता है कि पेरेंट्स का नजरिया कितना मॉडर्न था, खासकर जब बात रिश्तों की आती थी। आप जरा सोचिए, तनु तो इसी माहौल में पली बड़ी है, उसके लिए तो यही नॉर्मल था। ये बौद्धिक घर, ये खुली सोच, उसे तो यही लगता था कि उसका परिवार वाकई में सबसे अलग है, सबसे आगे, सबसे प्रोग्रेसिव है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये जो सिद्धांत हैं, इनका क्या होता है जब असल जिंदगी दरवाजे पर दस्तक देती है, जब इन्हें असलियत की कसौटी पर कसा जाता है। कहानी का अगला हिस्सा बस इसी के बारे में है, एक मॉडर्न एक्सपेरिमेंट। और यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। सड़क के ठीक उस पार कॉलेज के कुछ लड़के रहने आ जाते हैं और जाहिर है उनका ध्यान बहुत जल्द तनु पर टिक जाता है। तनु के लिए ये सब कुछ बहुत नया था, बहुत रोमांचक। ये एहसास कि वो किसी के ध्यान का, किसी के आकर्षण का केंद्र है। अब जब तनु अपनी माँ को इन लड़कों की फप्तियों के बारे में बताती है तो माँ का रिएक्शन एकदम हैरान करने वाला होता है। वो गुस्सा नहीं करती, बल्कि कहती हैं, ये तो हमारे जमाने में होता था, अब तो जमाना बदल गया है। और वो एक इतना मॉडर्न कदम उठाने का फैसला करती हैं। वो कहती हैं कि उन लड़कों को चाय पर बुलाते हैं ताकि उनकी तनु से दोस्ती हो सके। कमाल है ना? और जानते हैं, शुरुआत में तो ये मॉडर्न एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब रहता है। लड़के घर के रेगुलर मेहमान बन जाते हैं, बड़े मिलनसार। और माँ तो बड़े गर्व से अपने दोस्तों को बताती हैं कि देखो ये होती है परवरिश, एकदम हेल्दी, खुले विचारों वाली। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। यहीं से एक और मोड़ आता है। अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां माँ के वो सारे मॉडर्न सिद्धांत, वो सारे आइडियाज असलियत की एक बहुत ही असहज दीवार से टकराने वाले हैं। माँ का तो एक ही फलसफा था, एक ही मंत्र था। वो हमेशा कहती थी, मुक्त रहो और बच्चों को मुक्त रखो। वो अक्सर ये बात दोहराती थीं क्योंकि उन्हें याद था कि उनके बचपन में कितनी बंदिशें थीं और हर कोई उनके इस सिद्धांत की तारीफ करता था। पर जैसे जैसे लड़कों का आना जाना रोज का हो जाता है, माँ का वो शुरुआती जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है और उसकी जगह ले लेती है एक खामोशी, एक अजीब सी चिंता। वो बस देखती रहती हैं, अपनी बेटी को हर वक्त लड़कों से घिरा देखकर, उनके कहे हुए आदर्शों और उनके असल व्यवहार के बीच एक दरार साफ दिखने लगती है। फिर धीरे धीरे उन लड़कों के ग्रुप में से एक लड़के शेखर के साथ तनु की दोस्ती कुछ और गहरी होने लगती है, एक शांत दबे छुपे रोमांस में बदल जाती है। और माँ की छठी इंद्री, उनका सिक्स्थ सेंस, वो इस बदलाव को तुरंत पकड़ लेता है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो पॉइंट जहां माँ के अंदर का जो तूफान था, जो संघर्ष चल रहा था, वो आखिरकार फट पड़ता है। और इस टकराव की वजह बनते हैं शेखर के लिखे हुए कुछ प्रेम पत्र, लव लेटर्स, जो माँ को तनु की किताब में मिल जाते हैं। बस रोमांस का ये पक्का सबूत जैसे आग में घी का काम कर जाता है। अब सीन ये है कि माँ गुस्से से चिल्ला रही हैं और उस चीख पुकार के बीच तनु धीरे धीरे एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई को महसूस करती है। वो अपनी माँ की तरफ देखती है, लेकिन उससे लगता है कि ये उसकी माँ नहीं है। ना तो ये तेवर उसकी माँ के हैं और ना ही ये भाषा। तनु एकदम कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो जो शब्द सुन रही है, जो लहजा देख रही है, वो उसकी माँ का हो ही नहीं सकता। और तभी कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट आता है।
तनु के दिमाग में एक सवाल बिजली की तरह कौंधता है। माँ के भीतर नाना कैसे आ बसे? उसे अपनी माँ की आवाज में अपने पारंपरिक नाना की आवाज सुनाई देने लगती है। सोचिए, वही नाना जिनके खिलाफ माँ ने अपनी पूरी जिंदगी बगावत की थी। तो अब समझ में आता है कि इस कहानी का टाइटल त्रिशंकु क्यों है। चलिए अब इस त्रिशंकु की स्थिति का मतलब समझते हैं, जो इस कहानी के किरदारों के लिए, खासकर माँ के लिए, सब कुछ है। देखिए, हिंदू माइथोलॉजी में त्रिशंकु एक राजा थे। उन्हें एक श्राप मिला था कि वो हमेशा स्वर्ग और धरती के बीच बीच में ही लटके रहेंगे, न इधर के न उधर के। और आज के ज़माने में ये शब्द उस इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो दो अलग-अलग विरोधी सिचुएशंस के बीच में फंस गया हो। और माँ की हालत बिल्कुल इसी त्रिशंकु जैसी है। देखिए, एक तरफ है उनके मॉडर्न विचार, आज़ादी और खुलेपन में विश्वास, और दूसरी तरफ है उनके अंदर गहरे बैठे पारंपरिक संस्कार, एक डर, एक प्रोटेक्टिवनेस। वो एक प्रोग्रेसिव माँ बनना तो चाहती हैं, लेकिन अंदर से उन्हें अपनी बेटी को कंट्रोल करने, उसे डिसिप्लिन में रखने की इच्छा होती है। तो नतीजा क्या होता है? माँ एक पेंडुलम की तरह इन दो दुनियाओं के बीच झूलती रहती हैं। एक पल में वो एकदम मॉडर्न हो जाती हैं और अगले ही पल पूरी तरह से ट्रेडिशनल। अब ऐसे में तनु का क्या हो? वो तो बेचारी कंफ्यूजन में ही रह जाती है। आखिर कोई ऐसे इंसान से कैसे बात करे जो हर पल बदल रहा हो? और ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे, बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से बगावत करते करते अनजाने में उन्हीं के जैसी बनती चली जाती है? सोचने वाली बात है।